चलो आज का टॉपिक क्या है? स्पेक्ट्रम। टॉपिक है स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी टॉपिक के अंडर में आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन गैस को एज ए एग्जांपल कंसीडर करेंगे। बाकी पहले स्पेक्ट्रम होता क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब देखो, एक वाइट लाइट है, वाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अगर साफ हिंदी भाषा में बोलो तो। या फिर उसको अपन बेसिक से समझते हैं तो ये देखो इधर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर शेल में जा रहा है तो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हायर से लोअर में आ रहा है तो क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें बोलते हैं एनर्जी एमिट कर रहा है। तो जब लोअर से हायर में जाता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जो स्पेक्ट्रम दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हायर से लोअर में आ रहा होगा और एनर्जी एमिट कर रहा होगा और उस एमिटेड एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या एमिशन क्या एब्जॉर्प्शन, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाई लाइट का सोर्स है, ठीक है, वहां से लाइट आई तो ये लाइट की वेव को एब्जॉर्ब करेगा ना, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वहां जाएगा। तो कितनी वेव एब्जॉर्ब हुई या कितनी पूरी एब्जॉर्ब हो गई नहीं हुई, उस वेवलेंथ, ये वाइट लाइट आ रही ना, वाइट में 7 कलर होते हैं, तो उन 7 में से कौन सा एब्जॉर्ब हुआ कौन सा नहीं हुआ, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम दिखेगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एमिट किया तो एमिट कोई वेवलेंथ ही करेगा, तो ये एमिटेड वेव में कौन सा स्पेक्ट्रम दिखेगा मेरे को, ठीक है, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो दोनों ही हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, दोनों के ही दो सब डिवीजन करते हैं। या तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा या फिर डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। बुक में एक चीज का दिया है बट तुम दोनों का ही याद रखना, क्योंकि लाइन लिखी है कि दोनों के लिए चीजें वैलिड है। इसको ऐसे देखते हैं, स्पेक्ट्रम को अगर मैंने स्प्लिट किया, ठीक है, 2 पार्ट में, तो पहला, ठीक है, क्या एब्जॉर्प्शन लिख लो और इसको लिख लो एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होंगे, जब एब्जॉर्ब करेगा तब भी एक स्पेक्ट्रम दिख सकता है और एमिट करेगा तब एक दूसरा टाइप का स्पेक्ट्रम दिखेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों में ही 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप्स के नाम क्या है? पहला टाइप होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या फिर उसी को लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर डिसकंटिन्यूअस बोलो, ठीक है। देखो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा एक होगा डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। अब इन चीजों के मतलब भी बताने है ना, तो ये क्या होते हैं? देखो, अगर ये प्रिज्म में रखा है मैंने, ठीक है, प्रिज्म उल्टा रखा है जानबूझ के, ठीक है। यहां से जब व्हाइट लाइट आएगी तो व्हाइट लाइट प्रिज्म में अपन पढ़ते हैं ना, थोड़ी बैंड होती है जब, क्योंकि ये एयर है, ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड होगी, ठीक चीज है, ठीक है। हाँ मतलब भाई, अरे बैंड ऊपर कहाँ जा रहा है ये, ऐसा। फिर यहाँ से जब वापस से इसमें आएगा तो एंगल वापस चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 7 अलग अलग कलर में वो स्प्लिटेड दिखेगी, ठीक है। तो ये 7 कलर VIBGYOR। अगर ये सीधा रखता तो विबजॉर में नीचे से लिखता, उल्टा रखा है तो मैंने ऊपर से लिखा है। अगर यही प्रिज्म को बेटा मैं अगर ऐसा रखता ना और वाइट लाइट आती तो विबजॉर ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन वही उल्टा रखा है तो विबजॉर ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि वो वेवलेंथ के हिसाब से बटेगा, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ वो ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो डिपेंड करेगा प्रिज्म के एंगल पे कि कौन ज़्यादा बेंड हो रहा है।
उल्टा रख दिया तो वो एंगल्स चेंज हो जाएंगे सारे, और सीधा रख दिया तो वापस फ्लिट हो जाएगी चीज़ें। तो इसीलिए अब इसी को मान लो अगर ऐसा रख देता तो रेड ऊपर आ जाता ना, तो वो रखना नहीं है कि रेड ऊपर है वॉयलेट नीचे, बस ध्यान रखना अगर कैसा बना रहा है प्रिज्म, सीधा बना रहा है तो वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, उल्टा बना रहा है तो वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, ठीक है। GYOR क्लियर है। तो जब मान लो मैं सिर्फ व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास कर रहा हूं और पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसमें एक भी लाइन गायब नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई लाइन गायब है क्या, मान लो एक पेपर रखते हैं ना, वो याद रखना है, पेपर पे वो लाइंस दिखेगी ना मेरे को ऐसी, जैसे वो रेनबो दिखता है अपने को, तो रेनबो की लाइंस ऐसे कैसे दिखेगी ना पेपर पे, तो वो जो रेनबो की लाइंस दिख रही है, सातों कलर दिख रहे हैं, तो क्या बोलूँगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम बन रहा है बिना किसी लाइन के, बिना कोई वेवलेंथ के गायब हुए, क्योंकि यहाँ ना तो किसी ने एब्जॉर्ब किया ना इमिट, कुछ नहीं किया ऐसा, तो क्या हुआ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस दोनों ही शो कर सकते हैं, ठीक है। अगला आएगा डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट या लाइन वाले में क्या होगा, देखो कंटिन्यूअस तो प्रिज्म से किया है, डिस्क्रीट या लाइन वाले में समझो एक एटम है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल वैसे हाइड्रोजन के ही लेते हैं लोग, कोई भी गैस ले ली, ठीक है। अब या तो उस गैस को मैं बर्न कर रहा हूँ, जला रहा हूँ एक बीकर में रख के, या फिर इलेक्ट्रिक बर्न, देखो दो टाइप के बर्न होंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो भी उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और गर्म करूँगा तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। एक बीकर में रख दी गैस और नीचे से गर्म कर रहा हूँ तो भी उसके मतलब उसको हीट एनर्जी मिल रही है ना, तो एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपनी रिंग में मतलब शेल में आएंगे, ठीक है। और वहीं अगर मान लो उसको मैंने एक ग्लास ट्यूब में रखा और दोनों साइड वो रख क्या पोटेंशियल डेवलप कर दिया अच्छा खासा, तो उसके इलेक्ट्रॉन तब भी निकलेंगे। तो ऐसे करके वो दो एक्सपेरिमेंट या दो चीज़ों के फॉर्म में बताता है बुक में, कि या तो उसको एक बीकर में रख के हीट प्रोड्यूस किया तो गैस को एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन का जंप ये सब हुआ शिफ्टिंग, या फिर उसको इलेक्ट्रिक वाले उसमें चेम्बर में रखा और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो भी इलेक्ट्रॉन जंप होंगे, ठीक है। तो एक ही बात है कुछ भी हो। और इधर देखो, अब मान लो हाइड्रोजन में मैंने लाइट डाली, इधर ये एक बीकर में रख दिया हाइड्रोजन, लाइट डाली, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल है अंदर, जैसे लाइट डाली मतलब लाइट एनर्जी के फॉर्म में होगी ना, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी कुछ रिंग विंग के जो भी हैं, मान लो कोई यहाँ पे है, ठीक है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, इस पे क्या फोटोन आ रहे हैं ना, बहुत सारे फोटोन के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा और हायर लेवल में जंप करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो, इससे जो एब्जॉर्ब मतलब स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस बनती है, इतना याद रखो बस, क्योंकि इसकी थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, ठीक है। ठीक है, एब्जॉर्ब, क्योंकि देखो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्पेक्ट्रम में तुमको कलर दिखेगा नहीं ना, वो कलर गायब रहेगा। ये जो समझ में आई, जैसे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट और फिर जंप कर रहा है, तो इधर तो वो लाइट निकल ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इधर जो स्पेक्ट्रम रहेगा उसमें वो कलर गायब रहेगा जो एब्जॉर्ब करके ऊपर जंप किया है। मान लो विबजॉर आ रहा था, और विबजॉर की वेवलेंथ अपन पढ़ते हैं राउंड फिगर में होती है 4000 से रहता है, ये क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल विबजॉर इसी के अंदर आ रहा है ना पूरा, VIBGYOR, और V यहाँ से स्टार्ट होता है, R यहाँ पे खत्म होता है, विबजॉर ऐसे ही चलता है, ठीक है। मान लो उसने हाँ मतलब 360 से 780 तक भी लिखेगा, लेकिन फिर वो उसमें हो जाएगा नैनोमीटर में, H10 गायब कर देगा तो नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मान लो अगर उसने दिया है तुमको कि अब V की वेवलेंथ कितनी होगी, 3600, रेड की कितनी है, 7800 है, बीच के बाकी कलर के बीच में कुछ आ रही होगी पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन बीच में तो हज़ारों चीज़ें हैं ना, मतलब 3601, 3602 ऐसे करके बहुत है, तो हर एक नंबर बढ़ने पे कोई अलग वेवलेंथ नहीं आती है, हर वेवलेंथ की एक फिक्स एनर्जी है, ये फिक्स वेवलेंथ है, उससे ऊपर नहीं नीचे नहीं। हाँ जैसे रेड का, तो रेड की एक फिक्स है कि इतनी होती है, वॉयलेट की फिक्स है, ऑरेंज की फिक्स है, इंडिगो फिक्स है, तो ऐसे 7 ऐसे नंबर उठा रखे इनके बीच के जो इनकी वेवलेंथ में आ रहे हैं, वो याद नहीं करना, बस शुरू कहाँ से हो रही खत्म कहाँ हो रही याद करना है। फॉर एग्जांपल बीच का मुझे कोई नंबर एग्जैक्ट ऐसा रटा हुआ नहीं है,
बट मान लो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 4600 पे इसके बाद आएगा ना, जब 4000 इसके बाद देखो VIB, तो या तो इंडिगो होगा या ब्लू होगा, ऑलमोस्ट आसपास में देखूंगा तो थोड़ा, या VIBG ग्रीन भी मे भी हो सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो इंडिगो, ब्लू या ग्रीन में से कोई एक कलर अगर वो है, और वो कलर अगर इसने एब्जॉर्ब किया है, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन का गोला है, इधर से मैंने लाइट पास की है, जैसे वो लाइट 7 कलर में आती है ना, वैसे अब वो अपने को आंखों से नहीं दिख रही लेकिन है तो साथ में ही, तो जैसे वो लाइट इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन उसमें से देखेगा कि उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, जिस एनर्जी की ज़रूरत होगा वो वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी आगे जाने देगा। तो इधर जब मैं पेपर रखूँगा तो इधर मेरे को एक लाइन गायब दिखेगी ना, समझ में आया? तो एक लाइन गायब दिखी है तो इसीलिए उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब टूटा फूटा, पूरा स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए लेकिन नहीं दिख रहा ना, टूटा फूटा दिखेगा, जो इसने एब्जॉर्ब कर ली वो कैसे दिखेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ठीक है। और ये चीज़ एब्जॉर्प्शन में भी आएगी और एमिशन में भी सेम चीज़ें आएगी, बट एब्जॉर्प्शन में जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो वाइट लाइट आ रही थी, 7 कलर आ रहे थे, इसने एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली बीच वाली, बाकी सब सामने दिख रही है, तो बीच में एक ब्लैक पट्टा दिखेगा, तो इसलिए इसको बोला डार्क लाइन फॉर्म, क्योंकि मेन रीज़न तो यही है ना, जो एब्जॉर्ब की उसकी वजह से डार्क लाइन बन रही है, बाकी तो वैसी की वैसी है। लेकिन यही चीज़ जब एमिशन वाले में काउंट करूँगा तो एमिशन वाले में वो कोई एक वेवलेंथ एमिट करेगा, मतलब वैसे तो बोलते हैं कि जो एनर्जी जितने एब्जॉर्ब की है, जो भी एब्जॉर्ब की है उसने वो एमिट करेगा, तो एब्जॉर्ब मान लो इधर से आ रहा था, उसने सिर्फ ब्लू की थी, तो ब्लू ही है, उतनी ही एनर्जी वाला फोटोन एमिट करेगा ना, बाकी कहाँ से कर पाएगा, पॉसिबल नहीं। तो जब ब्लू वाला एमिट करेगा और मैं जब उधर शीट रखूँगा तो मुझे ब्लू वाली लाइन दिखेगी ब्राइट, बाकी कुछ नहीं दिखेगा ना, बाकी ब्लैक दिखेगा। ये जो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया? एब्जॉर्प्शन का बताया कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो इधर से लाइट आई, इसने एक एब्जॉर्ब कर ली, बाकी सामने स्क्रीन रख दी तो एक ब्लैक पट्टा दिखेगा क्योंकि इसने एब्जॉर्ब किया है, और ये ऊपर चले गया अब, ठीक है, इस स्क्रीन को यहीं रहने दिया। अब यहाँ से जब ये वापस अपनी जगह आएगा और मैं इधर भी एक स्क्रीन रख रहा हूँ, तो जब यहाँ से आएगा तो एक वेवलेंथ निकालेगा ना, तो इसका जब देखूँगा बैंड तो बाकी सब ब्लैक दिखेंगे, एक ब्राइट दिखेगा। तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या हुआ? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है? ब्राइट, मतलब उसमें भी डार्क और ब्राइट पट्टे होंगे, इसमें भी डार्क और ब्राइट पट्टे होंगे, लेकिन ये मेन डार्क के लिए अपन बात कर रहे हैं, एब्जॉर्ब किया है तो, इसने एमिट किया तो एमिट वाले को मेन फोकस रख रहा हूँ, तो इसीलिए इसको ब्राइट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, इस वाले को। इसमें भी दोनों चीज़ें आएगी बेटा, याद रखना है ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। और इसमें जो लाइन बनेगी वो कौन सी लाइन दिखेगी? ब्राइट लाइन। देखो दिखेगी दोनों में, ब्राइट और डार्क दोनों, लेकिन बात जो अपन कर रहे हैं मेन, एब्जॉर्प्शन डार्क शो करेगा, एमिशन जो है उसकी वजह से कौन सी शो होगी? ब्राइट ना, बाकी दिखेगी सारी, इस पे भी दोनों दिखेगी, इस पे भी दोनों दिखेगी, लेकिन एब्जॉर्ब की वजह से डार्क शो होनी चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्ब हो गई तो दिखेगी नहीं, पर एमिट की वजह से एमिशन वाली शो मेन उसमें रखना पड़ेगा मेरे को, तो ब्राइट। क्लियर है? अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचना मत कि एब्जॉर्प्शन में कंटिन्यूअस डिस्क्रीट अलग अलग कैसे बन रहा है, उसके एग्जाम्पल क्या है, एमिशन में कंटिन्यूअस कैसे बन रहा है, डिस्क्रीट कैसे बन रहा है, कोई काम का नहीं है। बस अगर पूछता है कि कंटिन्यूअस डिस्क्रीट किसका पार्ट है, तो दोनों का ही बोलते हैं, बुक में लाइन लिखी है कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट एमिशन में भी आता है और एब्जॉर्प्शन में भी आता है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इसको वैसे देखो श्योर नहीं हूँ, बट मान लो H+ की बात कर रहा है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे अगर लाइट पास करूँगा तो ऐसी कैसी दिखेगी ना पूरी, तो वो फिर कंटिन्यूअस में आ गया एटम के अंदर से पास करवाने के बाद भी। समझ में आया? ठीक है। और बोर्ड ने क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बात की थी, अगर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेवलेंथ एमिट करते, अलग एब्जॉर्ब करते, तो एक पन्ने पे तुम नहीं बता पाते कि कौन से इलेक्ट्रॉन ने कौन से एब्जॉर्ब की, कौन से एमिट की, सब मिक्स हो जाती है। इसलिए इसने बोला था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बात कर रहा है। पता होगा एक ही इलेक्ट्रॉन है
तो उसी ने एब्जॉर्ब या एमिट की होगी। मान लो अगर इसके पास 3-4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3-4 में से किसने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, कौन सी एमिट की, एक पन्ने पे कैसे देखोगे? तो उससे तुम नहीं बता पाओगे ना इस इलेक्ट्रॉन की है, इस इलेक्ट्रॉन की है। तो इसीलिए इसने बोला सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोर का मॉडल वैलिड है। और बोर के मॉडल का कंक्लूजन 3 चीज़ें आ रही थी, रेडियस, एनर्जी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो तीसरा पॉइंट लिखा था। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। क्लियर है? ठीक है। क्योंकि जितने भी अपन पढ़ेंगे तो बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन 5th रिंग से 2nd में आ रहा है, 5th से ग्राउंड में आ रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। कभी ये नहीं बोलता कि 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं तो लाइन बताओ, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए चीज वैलिड है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में इतना समझ गए क्या है? ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है, अगर वो हाइड्रोजन को लेके करता है, ये क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हाइड्रोजन को लेके करता है तो चीजें फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको अपन बोल देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके अंदर ही एक हेडिंग है ना एग्जाम्पल के फॉर्म में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने को ढंग से पढ़ना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस दिखेगी वो कैसी दिखेगी, उन लाइंस के नाम क्या हैं, वो सब पढ़ना है। ठीक है, ये फटाफट से लिख लो बेटा जल्दी। और कल वो जो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज बनाई थी ना इधर, ठीक है, उसमें जो विबजॉर लिखा था, उस विबजॉर के वी पे एरो करके ये 3 चीज लिख लेना और आर पे एरो करके ये चीज लिख लेना। अपन ने लिखा था कॉस्मिक रेस से लेके रेडियो वेव तक, तो कॉस्मिक और रेडियो वेव की तो फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत है नहीं, विबजॉर की याद करने की जरूरत है कि विबजॉर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो जहां पर विबजॉर लिखा था उसके वॉयलेट में लिख लेना ये सब चीजें, ये तीनों, और इसमें लिख लेना रेड में ये 3 चीजें, या फिर यहीं अलग से लिख लो। क्लियर है? तो ऑप्शन में मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड, ये लिख लो एक। मोस्ट ऑफ वेवलेंथ को मैं लैम्डा बना रहा हूं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड, और एमिशन में लिखोगे मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड। एब्जॉर्ब्ड है मतलब नॉट सीन है ना, और इसमें क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द वेवलेंथ आर एमिटेड मतलब सीन, और दिखेगी तो ब्राइट लाइन बोलोगे और नहीं दिखेगी तो डार्क लाइन बोलोगे। तो डिसकंटिन्यूअस दोनों लिखा है, इसमें भी दोनों लिखे हैं, और डिसकंटिन्यूअस को लाइन वो इसे भी बोलते हैं ना, लाइन, डिस्क्रीट, इसको भी डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो। हाँ, अरे उसी के मतलब है सब, वो चीज़ अलग है, ये अलग इधर की है ना। और डिस्क्रीट लाइन या डिसकंटिन्यूअस इसको भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ लिया अभी, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, स्पेक्ट्रम समझ लिया क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एब्जॉर्प्शन, नीचे आएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया गया। ठीक है, कि हाइड्रोजन को एज ए एग्जाम्पल रख के और फिर ये चीजें देखी गई। थ्योरी में बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझा देता हूँ चीजें। ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एग्जाम्पल लेता हूँ तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलूंगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम बन रहे हैं। इस साइड शीट रखूंगा तो एब्जॉर्प्शन, इस साइड शीट रखूंगा तो एमिशन बनेगा उसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ये जी समझ में आई ना बेटा। अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें उसको अगर जलाऊंगा तो उस पर क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे तुम समझो ये डब्बा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन की क्या है, बहुत सारे छोड़ो, अभी समझने के लिए एक ही ले लो वरना फिर फालतू जो क्वेश्चन पूछोगे। हाँ, हाइड्रोजन की गैस है। ठीक है, इसको नीचे से बर्न किया, या तो बर्न किया या इलेक्ट्रिक कंडक्शन में रखते हैं। एक चेम्बर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो उसके अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। क्लियर है? तो मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, बर्न किया। ठीक है, अब बर्न किया मतलब इसको एनर्जी मिली ना, अभी एनर्जी आ रही होगी लाइट के फॉर्म में। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, बैठा होगा। जैसे ही एनर्जी आई, इसने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और बाकी आगे पास हो गई इधर। ठीक है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब होके यहाँ आ गया ना। ठीक है,
तो ये वाला कुछ ब्लैंक ब्लैंक कहीं कहीं कुछ दिखेगा और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ कुछ चीज़ अलग दिखेगी, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, हायर वाले पे जंप हो गया, ये हायर वाला, क्लियर है। तो हायर से जब वापस से लोअर में आ रहा होगा ना, कि यहाँ से वापस से जब ये यहाँ आएगा तो वापस से कुछ एनर्जी एमिट करना चाहिए उसको, ठीक है। जो एब्जॉर्ब की थी वो एमिट भी तो करेगा, तो उतनी वापस क्या करेगा वो, एमिट। और यहाँ पे अगर मैं एक वही शीट रख दूँ तो ये ब्राइट बैंड दिखेगा, बाकी सब डार्क बैंड दिखेंगे, ऐसे कुछ, समझ गए चीज। तो एक ही एटम की दोनों चीजें होती है, ऐसा नहीं कि एक एटम में तुम सिर्फ एब्जॉर्प्शन देखते हो एमिशन देखते हो। वर्ड्स क्लियर है ना, क्या है, एमिट भी करेगा एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो दोनों ही स्पेक्ट्रम दिखेंगे मुझे, एक साइड शीट रखूंगा तो ये, एक साइड शीट रखूंगा तो ये, क्लियर है। ये दिखता है अपने को स्पेक्ट्रम। अब वो बोलता है कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होने पे इलेक्ट्रॉन कौन से रिंग से कौन से रिंग में आने पे कौन सी वेवलेंथ दिखती है, उन वेवलेंथ्स के नाम है, ठीक है। तो वो वेवलेंथ्स के नाम अपने को देखने, उसके पहले एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो वेवलेंथ के नाम देख लेंगे। देखो जो लाइट आ रही है, लाइट किस एनर्जी से आती है बेटा, E इजिकल टू एच न्यू। फोटोन की एनर्जी यही होती है ना, कोई भी फोटोन जो आता है उसकी एनर्जी क्या होती है, E बराबर एच न्यू। अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 एच न्यू रखते हैं। अगर वो बोल दे कि फॉर एग्जांपल 3 मोल फोटोन, 3 मोल कुछ आ रहे हैं, ठीक है, 3 मोल फोटोन आ रहे हैं, तो E इजिकल टू 3 एच न्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि E इजिकल टू NH न्यू होता है, क्लियर है। लेकिन कुछ भी नहीं देता ना, मोल वोल का जैसा वर्ड यूज नहीं करता है, तो 1 रखते हैं अपन वो n को। तो 1 इसीलिए बुक में दिया नहीं है, तो वो सिर्फ E बराबर एच न्यू रखता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन E बराबर एच न्यू ही रखेंगे। अगर क्वेश्चन को टफ किया उसने तो वो NH न्यू रखना पड़ेगा, फिर मोल अगर देता है तो, ठीक है। वो क्वेश्चन करोगे समझ जाओगे कि हाँ कहाँ मोल दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है, पढ़ते टाइम क्लियर हो जाएगा। तो अपने को एनर्जी क्या पता है, E बराबर एच न्यू होती है, ठीक है। एक और एनर्जी पता है मुझे क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है कुछ भी होता है तो माइनस टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी में दोनों में स्क्वायर लगता है और जेड ऊपर आता है नीचे एन आता है। वेलोसिटी में सिर्फ ऊपर जेड और नीचे एन, स्क्वायर नहीं लगता, लेकिन रेडियस में ऊपर एन स्क्वायर और नीचे जेड, ठीक है। अब मेरे पास एनर्जी है इतनी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है या किसी भी रिंग में है, मान लो 3rd रिंग में, चलो इससे पहले रिंग्स की एनर्जी निकाल लेता हूँ। मान लो अगर n इजिकल टू 1 मतलब क्या है, 1st रिंग, 2nd रिंग, ठीक है, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3 है मतलब 3rd रिंग है। तो 1st रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, बेटा बातें नहीं करो, 1st रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस 13.6। और हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं मैं ना, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो माइनस 13.6 से रहेगी, ठीक है। सेकेंड के लिए बात कर रहा हूँ तो माइनस 13.6, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर और n क्या रखूंगा, सेकेंड रिंग है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 डिवाइड विथ 4, 4 1 से 4, 4 3 से 12, पॉइंट के बाद 1 बचा तो 4 4 से 16 के आसपास कुछ जाएगा, तो वो जाता है अपना माइनस 3.4, ठीक है। 3rd रिंग के लिए बात कर रहा हूँ कि 3rd रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो E बराबर माइनस 13.6 इंटू हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। इससे 9 से डिवाइड करो तो 9 1 से 9, 10 11 12 13, 4 आया, तो उसके आसपास कुछ जाएगा तो 1.51 आता है। ये कितना आ जाएगा, माइनस 1.51, ठीक है। n इजिकल टू 4 तक का लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा अपनों को, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड विथ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 13 डिवाइड विथ 16 तो नीचे बड़ा नंबर हो गया ना, तो पॉइंट में आएगा कुछ आंसर 0 पॉइंट में, तो आता है 0.85, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.85। इतना याद रहेगा कि पहले रिंग में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी, दूसरे रिंग की कितनी, तीसरे की कितनी। तो इन एनर्जी के गैप्स निकाल सकता हूँ ना मैं कि एनर्जी के गैप्स कितने हैं, ठीक है। अब एनर्जी के गैप क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आएगा तुम लोगों को, है ना। इधर देखो, वो एनर्जी के गैप ऐसे याद है ना कि 1st और 2nd का गैप कितना होगा, 2nd 3rd का कितना होगा, 3rd 4th का कितना होगा। 1st और 2nd का होता है 10.2, 2nd 3rd का कितना होता है देख के बता दो 1.89, 3rd और 4th का कितना होता है
गैप मतलब इन दो को माइनस करना है, इन दो को माइनस करना है, इन दो को माइनस करना है, 0.66। ठीक है, तो अगर तुम कोई गैप्स नहीं याद रहते तो पहला गैप तो याद कर ही लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से क्वेश्चन आता है। तो 10.2 याद होना चाहिए, बाकी ये चीजें याद कर लेना, वहां बार बार थोड़ी ना डिवाइड करने बैठोगे। क्लियर है? इतनी चीजें याद हो गई कि पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे रिंग में कैसे कैसे एनर्जी, मतलब उनके एनर्जीज हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक फॉर्मूला तो है, E बराबर एच न्यू है, एक और क्या है, -13.6 Z²/n² है। ठीक है, इन दो इक्वेशन को मिला करके ये क्या इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इस E की वैल्यू में रिप्लेस कर दूं -13 चलो रुको, मुझे ये पता ना E = क्या एच न्यू होता है, वो क्या है hc/λ, क्योंकि मैं वेवलेंथ देख रहा हूँ ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, जंप हो रहा है, तो वेवलेंथ एमिट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक ही बात है, बट अपन हमेशा चीजें वेवलेंथ की टर्म्स में लिखते हैं कि वेवलेंथ एमिट हो रही है, उस वेवलेंथ की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब एमिट, लेकिन बोलते हैं वेवलेंथ का है। ठीक है, कुछ अलग अलग चीजें तो है नहीं, समझ में आता है ना। ठीक है, तो E बराबर एच न्यू है hc/λ, तो इस hc/λ को मैं ये इस E का बराबर रख दूं इसके, इस E को मैंने क्या रखा hc/λ। क्लियर है? तो hc/λ = -13.6 Z²/n²। अगर मैं बोल रहा हूँ दो रिंग के बीच का एनर्जी का गैप है, दो रिंग का एनर्जी का गैप है, तो मान लो ये E1 रखता तो एक और रखता E2, E1 - E2 इसका गैप होता ना, तो E1 - E2 में ये कॉमन आ जाता, ये और अगर हाइड्रोजन लेता तो वो तो चलो 1 ही हो जाता, लेकिन n अलग नहीं, n अलग होता है ना दोनों का। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, माइनस देखो एक ये हो गया, पहले फॉर एग्जांपल n1 का रखा मैंने कि n1 से n2 में जा रहा है, n2 से n1 में जा रहा है, जो भी तुमको है। ठीक है, माइनस रखा है, अगला 13.6 Z²/n²। इधर देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन ये तो माइनस रहेगा ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर लूंगा तो फिर यहाँ माइनस ही लगना है बाद में। ये समझ में आया क्या है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आगे वाली जो वैल्यू है तो माइनस में है ना, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाली जो वैल्यू क्या है -a फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ प्लस भी हो जाएगा, तो इसको मैं b - a लिख सकता हूँ ना। ये क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन मान लो अगर n2 से n1 में आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, तो इसको मैंने n2 का स्क्वायर लिखा, इसको n1 का लिखा, तो ये इधर आ जाएगा तो n1 हो जाएगा ना, और उधर n2 हो जाएगा। तो इसका जो ये बाकी सब सॉल्व कर कुरा के आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, hc/λ = -13.6, फिर z तो ठीक है 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यह है फोन में। अब मुझे वेवलेंथ निकालनी, तो बाकी सब चीजें इधर कर दूं, तो वेवलेंथ निकालनी तो 1/λ यहीं रहने दूंगा, -13.6/hc कर दूंगा, और 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना कहाँ गई, ये h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, 13.6 भी कांस्टेंट है। जब मैं सारी वैल्यूज रखूंगा तो इन पूरे वैल्यूज का एक नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर की वैल्यू अपन लिखते हैं, लेकिन उसको कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो उसको बोल देते हैं r। क्या बोलते हैं? r। तो ये क्या लिखते हैं, 1/λ = r/z²। z का गायब कर दिया। अच्छा ये z वैसे वहां 1 रख दिया तो इसीलिए नहीं लिखा है मैंने, बट मान लो अगर z लिखता तो बाहर ये z का स्क्वायर कॉमन आता, यहाँ पे लिख लो z का स्क्वायर कॉमन आ जाता। क्लियर है? हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो z 1 ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है, उसने हीलियम प्लस ऐसा कुछ दिया है या बेरिलियम प्लस, समझ गए +2 +3 क्या होता है वो, तो z रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा r, और साथ में क्या है z², 1/n1² -1/n2²। इतना है समझ में। और ये r को बोलते हैं रुइडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है देखो, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो तो, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में रख रहे हो तो होता है 1/r की वैल्यू होती है, सॉरी ये 1/r की होती है 912 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये r जब इधर आएगा और वेवलेंथ, क्योंकि 1/λ तो नहीं निकालोगे ना,
लैम्डा निकालना रहता है तो ये उधर जाएगा और आर नीचे आता है, तो 1/r की वैल्यू डायरेक्ट भी रखते हैं बहुत बार सॉल्व करने के लिए, तो 912 डायरेक्ट रख सकते हैं जब आर इधर आ जाएगा ये लैम्डा उधर चले जाएगा तो। और अगर मान लो यहीं कुछ कट पिट रहा होगा तो आर की वैल्यू सेंटीमीटर में रखनी तो 109678 पूरा रट लेना हो, ठीक है, वैल्यू ऐसी कैसी 109678 और ये क्या होती 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, याद हो नहीं चाहिए दोनों। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे फॉर एग्जांपल ये मिटा दूं, ठीक है, वैसे भी तुम आधी अधूरी चीजें लिखते हो, देखा है मैंने कॉपियों में, आधी लिखी आधी नहीं लिखी है। हर चीज जितनी मैं बना रहा हूँ सारी होनी चाहिए कॉपीज में, बट बाद में दिक्कत होती है ना जब रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, बट अगर किसी को बनाना है क्या बेटा इसका फोटो ले लो, मिटा देता हूँ मैं। अरे बन गए तुमसे तो, बट हाँ ये देखो अभी एब्जॉर्ब करने में ऊपर कैसे गई ऐसा, ये जो बर्न से लाइट आई ना वो लाइट जा रही है ऊपर, लेकिन कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ यहीं रह जाएगी, बाकी ऊपर जा रही है, तो गैप दिखेगा ना जो एब्जॉर्ब हो गई उसका। मान लो इससे 7 लाइट आती है वैसे भी और वाइट दिखेगी, लेकिन 7 लाइट के फॉर्म में 7 में से एक वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यहाँ आ गया, तो बाकी तो ऊपर जाएगी ना। आवाज नहीं करो, बिठाओ ये बे यार। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, क्या है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कुछ नहीं, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प, मतलब ठीक है इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम या जम्प फ्रॉम, जो भी फ्रॉम n इजिकल टू 3 टू ग्राउंड स्टेट बोल देगा या फिर n इजिकल टू 1, ये समझ में आया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया कि यार वेवलेंथ पता करनी है, अब थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब 3 से 1 में आएगा तो एमिट ही करेगा वेवलेंथ, तो वो पूछ रहा है जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ बताओ। तो कैसे बता पाओगे, तुमको एनर्जी पता होगी तभी बता पाओगे, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने का है तो ये फॉर्मूला रट लो, 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, r होता है रूटबर्ग कांस्टेंट 109678 या 901/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। तो या तो ये फॉर्मूला रख के मैं सॉल्व करूंगा कि 1/λ, आंसर क्या आएगा इसका, वही वेवलेंथ ही फाइंड करनी है ना लैम्डा। अब यहाँ से पता है वो वेवलेंथ पूछ लेगा या फिर न्यू पूछ लेगा या फिर न्यू बार पूछता है, ये 3 चीजें पूछता है। समझ में आया क्या बोला मैंने, या तो वेवलेंथ पूछ लेगा सिंपल है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा कि कितने फ्रीक्वेंसी की एमिट हो रही है, या पूछ लेगा वेव नंबर कितना है उसका, जो वेव निकल रही है वो उसका वेव नंबर कितना है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव बना पा रहा है वो, ये पूछेगा। तो 1/λ क्या होता है, ये तो उसका इन्वर्स कर दोगे जो भी आएगा तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और इससे जब वो देखते हैं तो ये आता है म्यू बार, सही है, हाँ वही वो लैम्डा के से होगा, तो 1/λ इजिकल टू म्यू बार होता है। वो बोलते हैं ना वेवलेंथ का इन्वर्स होता है वेव नंबर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा वेव नंबर, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया वेवलेंथ। तो कुछ भी पूछे कोई भी n से n तक आने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि हाँ इस n से इस n तक आ रहा है तो फॉर्मूला पता है, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल भी तो पढ़ के आए ना अपन, क्या पढ़ के आए, E बराबर एच न्यू बस, ठीक है। तो E बराबर एच न्यू से भी क्वेश्चन हो जाएगा ना, और वो भी नहीं याद करना है तो मेरे को पता, मैंने क्वेश्चन क्या दिया, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में 3 में एनर्जी कितनी होती है, वो लिखाई थी ना 1.51, 1 में कितनी होती है -13.6, गैप कितना होगा, ठीक है 12.09 आया, तो एनर्जी का गैप कितना आएगा इसका 12.09। तो मुझे एक चीज पता है ना, E बराबर एच न्यू क्या है, जो भी है एनर्जी कितनी आई 12.09 इजिकल टू hc/λ। तो डायरेक्टली मैं वहां से भी रख सकता हूँ ना चीजों को, और hc/λ की वैल्यू बताई थी तुमको, कैसे याद रखोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12 इधर देखो hc/λ होता है, hc की जब वैल्यू रखता हूँ तो ये लिखता हूँ ना 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा, तो लैम्डा ही तो निकालना है,
तो इधर क्या है 12.09 है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 12.09। 09 हटा दिया, 12 से काट दूंगा फिदा में और आंसर कुछ आ ही जाएगा। क्लियर है? तो या तो ऐसे आंसर ले आओ फटाफट, या फिर भाई इसमें आंसर वैल्यू रखो 1 की 2 की और फिर सारी चीजें करते रहो। तो अगर वो 1 2 3 4 रिंग तक की कोई भी चीज पूछता है, सुन लो 1 2 या 3 4 में, तो उनकी एनर्जीज मुझे याद है ना, तो उनका मैं इस मेथड से निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लो अगर वो बोल रहा है कि 8th वाले से ट्रांसलेट कर रहा है, तो फिर मैं या तो डायरेक्टली ये लगा लूँ या फिर पहले 8th की एनर्जी निकाल लूँ इस फॉर्मूले से 13.6 1/8 का स्क्वायर वाले से, और जिसमें भी आ रहा है उसकी एनर्जी उनका गैप, और फिर इससे कर लूँ। तो अगर वो लेंथी पड़ रहा है कि यार इतना कौन पड़ेगा, पहले उससे एनर्जी निकालो फिर ये करो फिर इसमें रखो, टफ पड़ रहा हो तो डायरेक्ट इसमें रख दो। ठीक है? क्लियर है सभी को? दोनों मेथड से कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड से करके देखना, तो जो तुमको सिंपल लगे, जिससे तुम जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो चीजें, वहां से तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। वैसे मेथड कुछ अलग नहीं है, चीजें वही सेम सॉल्व की। यहाँ उसने क्या किया है, एक साथ कर दिया है, वही मैं अलग अलग कर रहा था कि इसकी एनर्जी अलग निकाली इसकी अलग निकाली, दोनों को यही माइनस कर दिया और उसको रख दिया h बाय लैम्डा के बराबर, और h बाय लैम्डा क्या होता है 12400 बाय लैम्डा। तो वही चीजें की है, बस फॉर्म अलग है सेम ही है। क्लियर है? ये कुछ समझ में आया? ठीक है। अब मुझे ये फटाफट लिख लो, मेरे को और बहुत कुछ समझाना है अभी। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना। तो कोई भी एटम है, ये इधर देखो वापस से, उसकी पहली रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रिंग। ठीक है? पूरा गोले बनाता बट कोई मतलब नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर जस्ट उसके एक ऊपर वाली रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और n = 5। ठीक है बेटा? सुनते जाना अच्छे से, फाइनली तो तुमको जो चीज बताऊं वो याद करना है, बट आ कहाँ से रही एक बार देख लो। क्लियर है? अगर n 2 से 1 में आ रहा है, जैसे मान लो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आया, ग्राउंड स्टेट में आना है, लेकिन सेकंड तक ही एक्साइट हो पाया था, और वहां से अगर आ रहा है, तो या तो n = 2 से n = 1 में आ रहा होगा, ये मिनिमम एक कोई चीज हो सकती है, और मैक्सिमम क्या चीज हो सकती है, या तो इनफाइनाइट से आ रहा हो, तो n = इनफाइनाइट से n = 1 में आ रहा हो। इसके बीच में सारे पॉसिबिलिटी होगी ना, 3 से 1 में, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1। क्लियर है? तो एक एक्सटेंड ये आएगा, एक एक्सटेंड ये आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब फर्स्ट वाले की एनर्जी कितनी होती है मुझे पता है, 13.6। हाँ भाई ठीक है। इसकी कितनी होती है, -3.4, -1.51, -0.85, और इसकी -0.54। इतनी याद है अपने को? ठीक है। तो इस जीरो की साइड जा रहा है ना ग्राफ, क्योंकि याद है अपन ने एक ग्राफ बनाया था, काइनेटिक ऐसे जा रहा था, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे जा रहा था, तो ये जीरो होता है ना ग्राफ में हमेशा। तो यहाँ पे मान लो टोटल कितनी थी, -13.6, फिर आएगा -3 पॉइंट कुछ जो भी आ रहा है अपना, फिर आएगा -1.51। तो धीरे धीरे जीरो की साइड जा रहा है ना, या फिर बोलूँ पॉजिटिव की साइड जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि टोटल एनर्जी रिंग बढ़ने पे बढ़ती है, तो इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। वैल्यू उसमें पूछोगे तो जीरो की साइड जा रही है, लेकिन वो नेगेटिव से तो कम हो रहा है ना। ठीक है? तो अगर दो अलग अलग क्वेश्चन है, उसको मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत करना कि जीरो की साइड जा रहा है तो जीरो हो जाएगी, ये नहीं करना है। रिंग बढ़ने पे टोटल एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ठीक है? और इसका फॉर्मूले से भी अपने को पता है कि टोटल एनर्जी ये होता है ना -13.6 z²/n²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना -z²/n² के। तो अगर ये माइनस नहीं होता तो ई बढ़ने पे n, मतलब n कम होने पे ई बढ़ता। ठीक है ऐसा। लेकिन अगर माइनस आ गया तो n बढ़ने पे ई भी बढ़ेगा। माइनस आ गया तो वो z तो फिक्स होगा ना एटम का। ठीक है? z को हटा दो, z कैसे को लेना देना नहीं। क्लियर है? ये जो समझ में आई, माइनस आ गया तो फिर चीजें ऐसे होती है, भले जो इनवर्स में दिखती है वो डायरेक्ट होती है, जो डायरेक्ट में दिखेगी वो इनवर्स में हो जाती है जब माइनस लग जाएगा तो।
और माइनस नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट ही होगा, इन्वर्स ही होगा। तो यहाँ ये दिख रहा है ना कि n बढ़ाना है, मतलब n अगर इन्फाइनाइट कर दो तो एनर्जी भी इन्फाइनाइट होगी, बहुत होगी। तो वो इन्फाइनाइट का मतलब जीरो की साइड जा रही है, तो उस जीरो के मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत होना कि भाई दूर जा रही, जीरो हो रही तो बहुत ही कम हो गई, बढ़ती है एनर्जी हमेशा रिंग के साथ। पहला पॉइंट तो यहाँ कंफ्यूजन, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है कि n = 2 से n = 1 में, तो इनका गैप कितना आएगा बेटा 10.2। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका और इसका माइनस करूं तो वो तो और ज्यादा आएगा ना, जैसे अपन ने इसका और इसका किया था तो अभी 12 या 11 पॉइंट कुछ जो भी आ रहा है, इसका और इसका करूँ तो और ज्यादा, जैसे जैसे, क्योंकि ये क्या ही यूनिट है यार, 0.5 से फिर और 0.3 की साइड बढ़ जाएगा, 0.1 0.1 ऐसे बढ़ जाएगा। तो 13 में से 0.01 माइनस करना मतलब ऑलमोस्ट 13 पॉइंट के आसपास ही रहेगा वो तो गैप बहुत ज्यादा होगा ना। जितनी दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उनकी एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होगा, जितने पास में एनर्जी का गैप कम है। हाँ देखो, इसको ऐसे एक मैंने ऑर्डर लिखवाया था, उससे कंफ्यूज मत होना। E2 - E1 लिखा था, इसका गैप ज्यादा होता है E3 - E2 से, इसका गैप ज्यादा होता है E4 - E3 से। तो ये बात तो सही है कि इसका गैप 10.2 आता है, इसका फिर अगले का कुछ जो भी माइनस कर लेना, अगले दो को। तो ये चीज सही है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं बोल रहा हूँ कि E1 मैंने फिक्स रखा है, मतलब N1 फिक्स रखा है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है N2 से, N1 में आ रहा है N3 से, N1 में आ रहा है इनफाइनाइट से, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम होगी, बजाय यहाँ से यहाँ पे आता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी जुड़ेगी ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में बहुत एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ी होगी, तो आने में बहुत एनर्जी एमिट करेगा ना। तो मान लो अगर इनफाइनाइट बहुत दूर से आ रहा होगा तो बहुत एनर्जी लेके ही गया होगा, तब जाके इतनी दूर जा पाया होगा। तो वहां से आएगा तो उतनी एनर्जी एमिट भी करेगा। तो गैप एनर्जी का सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब सबसे दूर से आता है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला मुझे पता है, E = hc/λ। hc तो कांस्टेंट है तो हटा दो, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E को चेंज ही नहीं, 2 के लिए लिखूंगा तो चेंज ही नहीं, अभी जो किया था कि एनर्जी -13.6 1/n1² - 1/n2², वो इधर लिख सकता हूँ ना। तो चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। चेंज का मतलब क्या, जो भी n2 - n1 का गैप उस पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी। एनर्जी का गैप जितना ज्यादा, मतलब ये है ना बेटा, इधर देखो, n इनफाइनाइट से n = 1 में अगर आ रही चीजें, ये ए पॉइंट लो, ठीक है, इनफाइनाइट से 1 में, तो इसमें चेंज इन एनर्जी हाई है। समझ में आता है? चेंज इन एनर्जी हाई होगा बहुत। इतनी दूर से ग्राउंड में आ रहा है तो बहुत एनर्जी रिलीव करेगा ना, बजाय सेकंड से 1 में आने में एनर्जी रिलीव करना। चीजें आ रही है समझ में? ठीक है। तो इतनी ज्यादा जब एनर्जी रिलीव कर रहा है तो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी किसके इनवर्सली में, वेवलेंथ के। तो ये ज्यादा होगा तो कम होगा ना। तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। इससे क्या आ जाएगा बेटा, वेवलेंथ मिनिमम, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर वो बोले फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो एक n वो उसने दे दिया है, इसी वर्ड में दे दिया है, n इनफाइनाइट से n = 1। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा वो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। चलो ये समझ में आया सभी को, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जब बहुत दूर से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा n = इनफाइनाइट से n = 1 में, तो क्या बोलते हैं, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। ठीक है। इसके 1-2 नाम और होते हैं, वो लिख लो। वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, और एक और क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। ये समझ में आया? क्वेश्चन तीनों नाम से आ सकता है। हाईएस्ट एनर्जी का गैप तो समझ ही जाओगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले तो भी एक यानी इनफाइनाइट ही लोगे, गिवन है वो, ठीक है। और लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोले तो भी इनफाइनाइट एक यानी। क्लियर है? तो तीनों वर्ड से आएगा क्वेश्चन, जब मैं करवाऊंगा तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो तीनों वर्ड्स याद रखना है। तीनों वर्ड्स का मतलब ये चीज है, इनफाइनाइट से 1 में।
और 1 अगर वो दे रहा है तो एक तो इनफाइनाइट ही रहेगा। क्लियर है? कि मान लो उसने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर n इज इक्वल टू 2, तो एक n तो 2 दे दिया, दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर है? अब यही चीज मान लो मैं जस्ट एक ऊपर वाले का ले रहा हूँ सर, ठीक है? n इज इक्वल टू 2 से कहाँ आ रहा है बेटा? n इज इक्वल टू 1 में, 2 से 1 में आ रहा है, ठीक है? तो इसमें एनर्जी का गैप कैसा होगा? मिनिमम, मिनिमम या लोवेस्ट, और कोई गैप ऐसे होगा नहीं ना, ठीक है? अगर एक एक सीरीज ऐसे बढ़ाऊं, लोवेस्ट मतलब ये मत समझना कि इसको 2 और 3 से कंपेयर किया, 3 और 4 से, वो ऐसे गैप नहीं है। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, तो इसमें लोवेस्ट है। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसी होगी? हाई। तो वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक है? तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट एनर्जी, या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। ये वर्ड समझ में आया बेटा सभी को? यही तुम्हारे क्वेश्चन से याद रखना। अगर ये नहीं आते होंगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये आता होगा तो क्वेश्चन, दो ही फॉर्मूले, E बराबर एच न्यू, E इज इक्वल टू एच पी बाय लैम्डा, 12400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और बन में आया क्या है? अब यही चीज मैं पता है हर रिंग के लिए निकाल के देख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को ऐसे हर रिंग का लिख के नहीं बता रहा हूँ, फालतू का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज तुम याद रखना अब, ठीक है? अगर n इज इक्वल टू 1 में कभी भी कोई वेवलेंथ आ रही है, कहीं से भी आए, फिर 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, चाहे 5 से आए या इनफाइनाइट से आए, 1 में अगर आ रही है तो क्या बोलता हूं मैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब ये है कि वेवलेंथ आ रही है ना बेटा अलग अलग टाइप की, तो वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को एक सीरीज का ऑर्डर दे रहा है, और उसको साइंटिस्ट पे नाम दे दिया लाइमन सीरीज। अगर कहीं से भी सेकेंड रिंग में आती है, यहां से सेकेंड में, यहां से सेकेंड में, यहां से सेकेंड में, कहीं से भी आती है, तो सेकेंड रिंग वाले को बोलते हैं पाशन, सॉरी लाइमन बामर। ठीक है यार, इसको पाशन, मैं लाइन से लिख रहा, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है? और लास्ट में आता है एक और हम्फ्रे। लाइमन बामर पाशर ब्रैकेट पी फंड हम्फ्रे, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। 11, ठीक है? लाइमन बामर पाशर ब्रैकेट पी फंड हम्फ्रे। तो अगर वो क्वेश्चन में ये दे रहा है कि बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिट हो रही है, तो जो भी क्या एनर्जी वगैरह जो भी पूछे, तो बामर सीरीज दे दिया है, तो एक चीज फिक्स हो गया ना, n इज इक्वल टू 2, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वर्ड यूज कर लिया है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब एनर्जी कैसी होगी? शॉर्टेस्ट। एनर्जी शॉर्टेस्ट कहाँ होती है? सबसे जस्ट अगले वाली गैप से आएगा। तो एक n उसने 3 दे दिया, एक n 2 दे दिया, ये मतलब है। और अगर वो बोल रहा है मान लो पाशन सीरीज में हाइड्रोजन के लिए शॉर्टेस्ट ये था, तो हाईएस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी? सॉरी लोवेस्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है? पाशन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? तो पाशन सीरीज दे दिया है, तो पाशन सीरीज दे दिया, तो n इज इक्वल टू 3 फिक्स हो गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो वेवलेंथ से पहले एनर्जी का वो कनेक्ट कर लेना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला तो एनर्जी हाई होनी चाहिए, तो एनर्जी हाई कब होती है? जब बहुत दूर से आ रहा है। तो एक और n क्या होगा? इनफाइनाइट। तो एक n 3 दे दिया, एक n इनफाइनाइट दे दिया। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? चलो ये वाली चीज मिटा दूं? नहीं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है? अगला, अगर थर्ड रिंग में कहीं से भी आ रही है, ठीक है? यहाँ से, इसके बाद अगर कुछ एक और बना देता हूँ, ये लो हम्फ्रे वाला बना दिया, ठीक है? यहाँ से, क्लियर है? तो थर्ड रिंग में आती है तो उसको बोलते हैं पाशन सीरीज। फोर्थ में अगर सारी एनर्जी आती है कहीं से भी, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और इसमें आती है तो पी फंड। और उसके बाद और रिंग्स बहुत सारी होती है ना,
तो बहुत सारी बना के ऐसे करते जाऊंगा तो लाइबन अगर पहले में आती तो सारी, दूसरे में आती तो बामर, तीसरे में आती तो पाशन, चौथे में आती तो ब्रैकेट, इसमें आती तो पीफंड, इसमें आती तो हमफ्रे। क्लियर है? तो किसी को नहीं आ रहा क्या? वो ये डायग्राम वही है। अब तुम ये बोल रहे हो, पता है क्या बोल रहे हो, ये बनाओ। अरे मैंने इसको मोड़ दिया ताकि तुमको एटम में समझ में आए। सीधी लाइन बनाता तो तुम सोचते लाइनें कहाँ से आ गई, तो वो एटम में होती है। अब एटम में ऐसे समझो है, ये पूरा गोला है, इसकी बहुत सारी रिंग्स होगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस रिंग में बैठा है, अब वो इस रिंग से आ पा रहा है इसमें बस, तो कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा उसका नाम पूछता है। वेवलेंथ एमिट कर रहा है मुझे पता है, लेकिन अगर यहां से यहां आ रहा है तो कौन सी रिंग में आ रहा है? सेकेंड रिंग है ना, तो सेकेंड रिंग में आ रहा है तो बामर सीरीज, तो बामर सीरीज की वेवलेंथ एमिट कर रहा है। फिर कहीं से भी आए, फिर चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन इस रिंग में आता है, सेकेंड वाली रिंग में, ये n=1 है या n=2 है। सेकेंड रिंग में अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो वेवलेंथ निकलेगी ना, देखो यार कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वेवलेंथ एमिट ही होगी। तो वो जो वेवलेंथ एमिटेड है वो उसका नाम दिया है कि अगर सेकेंड में कहीं से भी आ जाए इलेक्ट्रॉन कुछ वेवलेंथ निकलेगी, उस वेवलेंथ का नाम क्या है? बामर। फर्स्ट में कहीं से भी आ जाए तो भी वेवलेंथ एमिट होगी, उस वेवलेंथ का नाम क्या है? लाइमन। क्लियर हुआ इतना सभी को? तो ये एटम का बनता है। ये तुम्हारी बुक में ऐसा दिया होगा, वो ये 5-6 लाइन बना देगा, इधर देखो 5-6 लाइन बना देगा बुक में, इसको लिख देगा n=1, n=2, n=3, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, ऐसा बनाएगा। तो उस चीज को ढंग से बना के बताया ना मैंने, तो जो बनाया वो वैसे ही याद रखो, ठीक है। बुक में फिर इसमें तुम पूछते ये लाइनें कहाँ से आ गई, ये लाइन क्या है, कहाँ दिख रही है, तो वो अभी दिख रही है ना ढंग से, पूरा एटम ही है वो। तो पूरे एटम की बात करता है कुल मिला के वो, कि एटम में कहीं से भी आ जाए, चाहे बस जिस रिंग में आ रही है उसके लिए वेवलेंथ का नाम दिया गया है। मान लो n=5 में आ रही है तो क्या नाम दूंगा? कहीं से भी आए, इनफाइनाइट से 5 में आ रही है तो जो वेवलेंथ निकलेगी ना, तो उसको नाम क्या दूंगा? 5 में आ रही तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड नाम दूंगा। अगर थर्ड में आ रही है कहीं से भी आए, मान लो मैंने बोला 7वें से थर्ड में आ रही है, तो जो वेवलेंथ निकलेगी उस वेवलेंथ का नाम क्या है? तो लाइमन, बामर, पाशन, तो पाशन नाम है उसका। क्लियर है क्या है? बस यही है। समझ में आई चीजें? ठीक है, अच्छी बात है आ गई। तो इनके पता है मैं फिर ये जो चीजें लिखी ना अपन ने, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। अब इनके नाम आते, नाम क्या? लाइमन सीरीज जो है वो कौन यूवी रेज में आती है, फिर बामर विजिबल लाइट में आती है, अरे मैं तो सही बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए। बेटा फोटो ले लो। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब जस्ट बाजू वाले से आ रही है, इसको भी बना लेना ना। अगर यहाँ से आ रही है तो मतलब एक का ही गैप है, तो ठीक है, तो एक का ही गैप आएगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, और बहुत दूर से आएगा तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, ठीक है। चलो बेटा फोटो ढंग से आया? चलो मिटा रहा हूँ ना, ये कचरा मिटा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग हर चीज लिखोगे कॉपी में, तुम लोग देखा है मैंने कॉपी में आधी अधूरी है, कुछ कुछ गायब कर दे तो इधर उधर की है, ये भी लिखना है तुमको। नहीं मेरे को यही जगह चाहिए बेटा, ये नहीं मिटा सकता मैं। अच्छा फोटो आ गए। इससे सच में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बहुत आते हैं, लेकिन अगर ये चीज समझ में आई ना तो बहुत सिंपल लगेंगे, वरना लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट में ही कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज क्या है, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज क्या है, ठीक है। अब सुनो, ये जो चीजें लिखी है लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, इधर सुन लो बेटा सारे इधर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिर आओगे क्वेश्चन लेके। लाइमन में देखो, लाइमन मतलब n=1 है ना बेटा, कुछ नहीं भी दे और लाइमन नाम दे दे तो समझ जाना n=1 है। बामर दे दे तो n=2, n=3,
और n इज इक्वल टू 4। वो नाम देता है, n नहीं देगा एक तुमको। दूसरा n कहीं से पता करोगे, या तो दे के रखेगा या फिर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वर्ड दे देगा। तो या तो इनफाइनाइट होगा, जस्ट उससे एक ज्यादा वाला, उनके बीच का कुछ होता है तो वो देगा। आएगा क्वेश्चन, समझ जाओगे। चलो लाइमन, ठीक है। लाइमन का अब मैं बोल रहा हूं कि n इज इक्वल टू 1 है ना, तो या तो इसमें कहां से आ सकती है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से, या फिर n इज इक्वल टू 1 में कहां से आ सकती है, n इज इक्वल टू 2 से। ये चीज कंप्लीट कर देता हूं जो लिखा है बस, ठीक है, फिर फिजिक्स पढ़ लेना। इनफाइनाइट से अगर आ रही है तो वेवलेंथ कैसी होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, वेवलेंथ कम होगी, मिनिमम कुछ, ठीक है। वेवलेंथ मिनिमम 2 से आ रहा होगा तो एनर्जी बहुत ही कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ इस चीज के लिए बस है ना, लाइमन के लिए बात कर रहा हूँ। लाइमन के लिए मिनिमम यहाँ से आएगा तो, और बहुत दूर से आएगा तो मिनिमम। तो ये वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम की एक वैल्यू आएगी, याद रखना। तुम जब सॉल्व करोगे ना इस फॉर्मूले से, 1/λ इज इक्वल टू r² 1/n1² - 1/n2²। तो मान लो लैम्डा निकालना है मुझे, r फिक्स है, हाइड्रोजन है z, सब हाइड्रोजन के लिए देख रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, z फिक्स है। n1 मैंने बोल दिया, इसके लिए क्या है 1, n2 क्या इनफाइनाइट, तो 1 के नीचे इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, 1/0 0, तो ये r² n1² ही रह जाएगा। लैम्डा इधर ले जाऊंगा और जब इसको सॉल्व करूंगा तो एक कुछ वेवलेंथ का नंबर निकल के आएगा ना मेरे पास, तो यहाँ पे एक कुछ फिक्स वेवलेंथ का नंबर निकल के आ रहा होगा। वो वेवलेंथ का नंबर अपना कितना होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम आता है, उसका मिनिमम भी और उसका मैक्सिमम भी। कुछ समझे, 3.5 आ रहा होगा, 2.5 आ रहा होगा, मिनिमम मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी ना जब सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ की कुछ वैल्यू आ रही होगी, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू आ रही होगी, इसकी भी कुछ एक फिक्स वैल्यू आ रही होगी, तो जो वैल्यू का डिफरेंस है ना मिनिमम मैक्सिमम, वो दोनों ही 4000 से कम आ रहा है। और 4000 से कम में बताया था ना अपन ने, कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स यू वी, ठीक है, एक्सरे, यूवी रे, फिर विजिबल आता है। तो विजिबल के जस्ट पहले कौन है, यूवी लाइट है ना, तो लाइमन आता है यूवी रेज में। लाइमन का मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक कोई भी वेवलेंथ उठा लोगे, उसकी रेंज क्या रहेगी, यूवी की वेवलेंथ की रेंज रहती है। समझ में आ रहा है कुछ। वही चीज बामर की उठाओगे, बामर का n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है। अब इनफाइनाइट से अगर आ रहा है तो एक वेवलेंथ हो सकती है, और जब 3 से आ रहा है तो एक हो सकती है। तो ये सारी रेंज इसमें कवर हो जाएगी ना, बीच में जितनी भी आ रही होगी। तो इसकी जो वेवलेंथ आती है ना मिनिमम मैक्सिमम, वो किस रेंज में आती है, विजिबल लाइट 4 से 8000, 4 से 8000 के बीच में आएगी इनके जो भी आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये काय में आता है, विजिबल लाइट में। समझ में आ रहा है ये, विजिबल मतलब 4000 से 8000, तो इसका जो भी आंसर होगा वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही आएगा, मिनिमम वेवलेंथ भी और मैक्सिमम भी। इसकी ये वाली मिनिमम और मैक्सिमम 8 से ऊपर नहीं जाएगी, इसकी मिनिमम 4 से नीचे नहीं जाएगी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे बाकी सबकी भी आएगी ना बेटा। पाशन n इज इक्वल टू 3 है तो वो भी इनफाइनाइट से भी आएगा और 4 से आएगा। क्लियर है। इसमें n इज इक्वल टू 4 है तो वो भी इनफाइनाइट से आ सकता है और 5 से आ सकता है एक, तो लोवेस्ट हाईएस्ट सब पता लग जाएगा ना। इसके बीच में पूरा लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट सही लिखा है सब, ठीक है। इनफाइनाइट और 4 के बीच में सारी कैटेगरी कवर हो गई ना, जितनी भी वेवलेंथ आ सकती है इसमें भी, ठीक है। तो वो जो कैटेगरी आ रही है वो आती है इंफ्रारेड रेज में। तो इनको जो नाम देते हैं ना, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट प्रीफर्ड नंबर, फिर बोलते हैं यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। तो वो इसीलिए नाम देते हैं कि इनकी वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम उस रेंज में आती है। कल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, विजिबल तो मुझे पता है 4 से 8 के बीच में होता है, 8 से ज्यादा जाएगा तो इधर हो जाएगा, 4 से कम आएगा तो इधर की कोई रेज होगी, ठीक है। तो इधर की कोई रेज आती है तो वो लाइमन वाली सीरीज की होगी पक्का। 4 से 8 के बीच में आती है तो बामर की होगी पक्का। 8 से ऊपर आती है मतलब अपने विजिबल के बाद जितनी भी आ रही थी, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव,
ये तीनों जो हैं वो काय में आएगी फिर इनमें। क्लियर है कैसे चीजें कनेक्ट कर रही है? ठीक है शायद ये क्या होगा बेटा, IR लिखते हैं शॉर्ट में ना, इंफ्रारेड। ये भी इंफ्रारेड होता है, ये होगा पी फंड, और ये क्या होगा बेटा, हम्फ्रे। इधर देखो सारे, तो लाइमन सीरीज की जो भी वेवलेंथ आती है वो विजिबल लाइट में आती है, सॉरी यूवी लाइट में आती है, बामर की विजिबल में आती है। उसके अगले तीन पाशन, ब्रैकेट और पी फंड तीनों काय में आते हैं, इंफ्रारेड में। ये तीनों साथ में, इनमें कोई भी वेवलेंथ अगर आती है तो वो इंफ्रारेड की रेंज में ही आती है तीनों में। और इंफ्रारेड से भी आगे आता है फार इंफ्रारेड, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड। अच्छा इसका भी इंफ्रारेड है ना ये। और हम्फ्रे का आता है फार इंफ्रारेड। ये समझ में आया? तो वो चीज तुम यहां भी लिख सकते हो। और ये पूछता है कि विजिबल लाइट अगर आती है, या फिर मान लो उसने कुछ भी सारी चीजें दे के तुमको, सारी चीजें दोगे तो वैसे ही पता लग जाएगा यार। ठीक है, क्वेश्चन में अगर उसने दे दिया n=3 में आ रहा है और पूछेगा कि कौन सी आ रही है, तो n=3 से तुमको वैसे क्लियर हो जाना चाहिए। 3 मतलब क्या है, लाइमन, बामर, पास्चर है, मतलब इंफ्रारेड की आ रही होगी। ठीक है, या फिर मान लो एक वेवलेंथ का नंबर दे देता है कि उसने दे दिया है 30-100 वेवलेंथ आ रही है, तो वो किस रेंज में आ रही होगी। तो 30-100 4000 से तो कम है ना, और 4000 अपना विजिबल वाला होता है, तो विजिबल से ऊपर एक ही आती है यूवी, तो 3200 काय में आएगी, यूवी में। 4 से ऊपर फिर इंफ्रारेड होगा या फार इंफ्रारेड, दो ही ऑप्शन है। तो दोनों में से जो भी वैल्यू दे रहा हो, बहुत ज्यादा होगी तो फार, और थोड़ा उसके आसपास की होगी कहीं तो इंफ्रारेड। तो वो या तो ऑप्शन से देगा, n1 n2 की वैल्यू फिक्स कर दी तो फिर तो तुमको पता लग ही जाएगा। अगर n1 n2 नहीं देते हुए डायरेक्टली वेवलेंथ दे रहा है तो ऐसे बता दोगे। तो क्लियर हो रहा है? कुछ क्वेश्चन कैसे टाइप के आएंगे, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, यही वर्ड्स यूज करता है वो क्वेश्चन में। और उससे अपने को n1 n2 पता करना है। फाइनली उन सब चीज़ों को इन फॉर्मूले में रखना होता है। इन फॉर्मूले में नहीं रखना हो तो E बराबर h बाय लैम्डा वाले में रख लो, उससे भी आंसर आ जाते हैं। 2 रखो, एक बार एक के लिए रखो n के लिए, एक बार दूसरे n के लिए रखो, फिर माइनस कर दो, वो भी सिंपल पड़ता है। क्लियर है? बजाय इतना सारा एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उससे तो बेटर है 2 एनर्जी अलग अलग निकालो और माइनस करो, खत्म, बेस्ट है। ठीक है, चलो इसके आगे का पोर्शन में अभी जब मेरा वापस से लेक्चर लगेगा उसमें कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। इसका फोटो ले लो बेटा। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ लिया पूरा अपन ने क्या होता है। ठीक है, अब उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस ये वाला थोड़ा नया पोर्शन रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा। बाकी सब तो मैं पहले से समझा चुका हूँ अभी। ठीक है, तो समझाई हुई चीज एक बार देख लेते हैं लिखी हुई में क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देखो वही है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कोई हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। वो जो एमिटेड एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर कुछ भी पूछ सकता है वो, तो वही निकालने के लिए अपन ने सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी ऑलवेज ट्राई, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करता है ना, भले ही एनर्जी लेके जंप कर जाएगा लेकिन आएगा तो वापस वहीं। तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक, एनर्जी इज एमिटेड, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। इतनी बार लिखा दिया है कि अब तो याद हो जाना चाहिए। हाँ वो n डैश लिखो, n1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता ऐसा। ठीक है, ये समझ में आया? तो जो एमिटेड एनर्जी है, ठीक है, उसकी कुछ भी पूछ लेगा, वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, इसी का। ठीक है, तो वही, तो एनर्जी कितना होता है, मान लो इसमें जो भी, इस लाइन में जो भी एनर्जी होगी और इस लाइन में जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहती है उसका गैप भी तो एमिट होगा। तो चेंज इन एनर्जी कितना होगा, h बाय लैम्डा 1 माइनस h बाय लैम्डा 2। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है, मतलब ये देख लेना। ठीक है, चेंज 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 चेंज। ठीक है, फिर ये चीज अपन ने अभी इसके पहले वाले में डिराइव करके देख ली थी। ठीक है, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू RH, RH हाइड्रोजन के लिए हुआ ऐसे। ठीक है, रूटबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये n2 n1 भी हो सकता है अगर आगे माइनस लगा दो तो, और माइनस हटा दिया तो n1 n2 है।
क्लियर है चीज? ठीक है। और 1/λ का hc जो है वो अपने इधर भेज दिया था तभी आ रहा है, तो इसको म्यू भी लिख सकता हूं और उसी को 1/λ को म्यू बार भी लिखता हूं। ये वेव नंबर है, वेव नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा आना चाहिए। N2 से N1 के लिए जो भी चीज पूछ रहा है तीनों में से इस फॉर्मूले से आ जाती है। ठीक है, या फिर दोनों की एनर्जी निकालो माइनस करके आंसर आ जाता है। अब मैं अगर कोई भी क्या बोलते हैं ट्रांजिशन में कोई भी उसके एनर्जी निकालना है तो E इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे भी निकल जाता है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ये होती है 12375। अगर ये याद रहे तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन में सिंपल पड़ेगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा। अपने को याद ये वाली रखनी है, क्वेश्चन अपने इससे होंगे। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में दे रहा है तो ये, लेकिन अगर वो जूल में देना एनर्जी की बात कर रहा है और जूल में दे रहा है, ठीक है, तो जूल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁸ जूल बाय लैम्डा। तो दोनों ही याद रख लेना, वरना वहाँ वही वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते रहोगे फिर वैल्यूज रख के बार बार, तो सीधे ही याद रख लो ना 1.1 में क्या दिक्कत है इंटू 10⁸। ठीक है, कुछ कांस्टेंट है याद कर लो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कौन सी होती है? पहली होती है लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट पी फन डम्फ्रे। तो लाइमन पहली होती है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही? पहली रिंग से ना, तो उसका N1 क्या होगा 1। तो लाइमन का N1 क्या होता है 1। N2 कुछ भी हो सकता है ना, कहीं से भी आ सकती है 1 के अंदर लाइन्स, 2 से भी आ सकती है, 3 से, 4 से, इनफाइनाइट से। तो वो अगर इनफाइनाइट से आती है तो क्या बोलते हैं लास्ट लाइन, या फिर उसका एक और नया नाम याद रख लो सीरीज लिमिट। सबसे लास्ट लिमिट वही होगी ना इनफाइनाइट वाली, तो सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन। ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर वाली से आ रही है तो क्या बोलते हैं फर्स्ट लाइन, और इनफाइनाइट से आ रही है तो लास्ट लाइन। ठीक है, और फर्स्ट से आ रही है तो एनर्जी का गैप क्या है? बहुत कम है ना, बहुत दूर से आएगी तो एनर्जी का गैप ज्यादा है। तो अगर एनर्जी का गैप जस्ट फर्स्ट लाइन में कम है, एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ कैसे होगी? ज्यादा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं और लोवेस्ट एनर्जी। और इनफाइनाइट से आएगी तो एनर्जी ज्यादा है, हाई है, तो हाईएस्ट एनर्जी, तो वेवलेंथ कैसी होगी? लोवेस्ट। तो लोवेस्ट है मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो ये 3-4 नाम है, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, सीरीज लिमिट, लोवेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी। क्लियर है? और जस्ट इसके अपोजिट कर दोगे अगर फर्स्ट लाइन से आ रहा है तो फर्स्ट लाइन, लो एनर्जी, हाई वेवलेंथ, ये 3 नाम है। ठीक है, तो N2 अपन डिसाइड करते हैं इन 3 नाम के बेसिस पे, या तो वो खुद दे रहा होगा 3, 4, 5 जो भी कुछ है, और अगर 3, 4, 5 नहीं दे रहा है तो वो इन वर्ड्स में कंफ्यूज करता है। तो N2 N1 तो 1 ही है ना दोनों के लिए, लाइमन बोल दिया तो लाइमन बोल दिया N1 1 फिक्स हो गया। N2 अगर 2 है तो फर्स्ट लाइन है जस्ट उसके बाद वाली ना, तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज या फिर लोवेस्ट एनर्जी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर N2 इनफाइनाइट से आ रहा है तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, हाईएस्ट एनर्जी या वेवलेंथ मिनिमम, या फिर उसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। वहां जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख दिया है। ठीक है, सीरीज लिमिट मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इनफाइनाइट, N2 इनफाइनाइट होगा तो उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये इतना आया। अब मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज है, तो फर्स्ट लाइन मतलब N2 क्या होना चाहिए? उससे एक ज्यादा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें N2 को N1+1 भी रख सकता हूँ ना मैं, तो वही रखा है कि 1/λ इक्वल टू R² 1/N1² माइनस 1/N1+1 का स्क्वायर, तो फर्स्ट लाइन हो जाएगा ना। ठीक है, अगर लास्ट लाइन बोला है तो N2 क्या रखूँ? इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो बचा क्या? सिर्फ ये, तो R² N1² बचेगा, तो वो सीधा लिख दिया R² N1², क्योंकि N2 तो इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। ये दो फॉर्मूले रटने नहीं है, वो जब देगा तो इसी फॉर्मूले में पुट करके करते रहना जैसा भी है। ये नहीं है कि इसका अलग से रट रहे हो, ये इसका अलग से रट रहे हो, मैंने बस बता दिया है कि फर्क क्या है। ठीक है, चलो अब हाइड्रोजन, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बात कर लिया जो भी, ये सिर्फ पहली डेफिनेशन एटॉमिक की थी। अब वहीं अगर हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन जो दी हुई वो ये है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गैस एट लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वाला वर्ड याद रखना। ठीक है, इफ टेकन इन, ये मैंने बताया था, या तो गर्म करेंगे या फिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करके, तो दोनों मेथड में कोई सी भी, बट बुक में ये दी है व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इफ टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करूंगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो मैंने हीट वाली एनर्जी का एग्जांपल दिया था, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जांपल ले रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी से जंप करेगा, फिर जब ग्राउंड में आएगा तो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब, ये वाली चीज़ें। तो वही चीज़ें लिखी और उसको अपन कहीं से देखते हैं, प्रिज्म की हेल्प से। फिर वो डायग्राम बना के पहले बता दिया था, समझाया था, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक टेबल बना लेना, लाइमन, बामर, पार्शियल ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्रे। ये है क्या? पर्टिकुलर फ्री वेव की वेवलेंथ है। अगर फर्स्ट में कोई भी लाइन आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, तो लाइमन सीरीज, मतलब जो उसकी लैम्डा निकल रही है वो लाइमन बोलूँगा। सेकंड में आता है कहीं से भी तो बामर बोलूँगा, थर्ड में आता है तो पार्शियल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इनके N1 फिक्स हो गए ना सभी के, नाम ले लिया मतलब N1 फिक्स है। याद रखना N1 कैसे है और N2 क्या है, वेरी करता है कहाँ से आ रहा है। क्लियर है? तो N1 सभी के फिक्स हो गए। N2 उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है ना, 2 से लेके इनफाइनाइट, ये 2 है तो 3 से लेके इनफाइनाइट, 3 है तो 4 से लेके इनफाइनाइट, 4 है तो 5 से, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 से इनफाइनाइट। कहीं से भी आ सकता है इस लाइन में, क्योंकि इससे अंदर वाली लाइन से आएगा तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम थोड़ी होगा, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना। तो अपन एमिशन स्पेक्ट्रम के देखिए ये चीज लाइमन बामर वाली चीज है, ठीक है। तो इसीलिए उससे ऊपर वाली कोई भी लाइन से आ रहा है। अब इनकी वो जो कलर बताता है कि ये तो कलर समझ गए क्यों आते हैं ऐसे, क्योंकि जब लाइमन का मिनिमम और मैक्सिमम लूंगा, मिनिमम मतलब N1 1, N2 2, मैक्सिमम मतलब N2 इनफाइनाइट, तो इसके बीच का जो गैप आएगा वेवलेंथ का नंबर में, वो यूवी की रेंज में ही आता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि यूवी लाइट एमिट करता है जब यहाँ से यहाँ आएगा। जब भी लाइमन में कोई कहीं से भी आ जाए यूवी लाइट ही एमिट करेगा, बामर में कहीं से भी आ जाए विजिबल लाइट एमिट करता है, पार्शियल में कहीं से आ जाए, ब्रैकेट पीफन में कहीं से भी आ रहा हो तो इंफ्रारेड एमिट करेगा, और हम्फ्रे में कहीं से भी आ रहा होगा तो फार इंफ्रारेड एमिट करता है। क्लियर है ये चीज़ें? और ये वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा था उसमें वेवलेंथ के हिसाब से ये। और विजिबल का बहुत बार पूछता है वो कि विजिबल के लिए N1 क्या होना चाहिए, N2 क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन देता है, ठीक है। तो विजिबल 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, या फिर 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या फिर 400 से 800 नैनोमीटर के लिए 1 0 कम कर दिया। क्लियर है? तो बामर का अलग से याद रखना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है, बामर या फिर यूवी, ठीक है। या तो यूवी वाला पूछेगा या बामर, क्योंकि ये तो सब इंफ्रा वाले हैं ना, तो यही दो हैं जो अलग जाते हैं, है ना। तो बहुत बार पूछता है वो, बामर और लाइमन, ये दो कौन, ये तो सब इंफ्रा वाले हैं तो नहीं पूछता, बता, इन दो बार बार पूछता है, ठीक है। अभी जो लाइन्स आ रही है ना, वो लाइन्स काउंट करने का भी क्वेश्चन आता है कि कितनी लाइन आ रही है, तो उसको बोलते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। इधर देखो, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 5 से 1 में आ रही है कोई चीज, तो 5 से 1 में आने के उसके पास देखो, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया बेटा कि N2 क्या है, 5 है, N1 क्या है, 1 है। 5 से 1 में लाइन्स आ रही है, तो 5 से 1 में डायरेक्ट आ सकती है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करे उसके बाद यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ जंप करे, या फिर यहाँ से यहाँ जंप करे उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप करे, या फिर यहाँ से यहाँ जंप करे और यहाँ से फिर यहाँ जंप करे। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन सीढ़ियाँ उतर रहा है ना कुल मिला के, तो वो सीढ़ियाँ कैसे उतर सकता है, तो डायरेक्ट जंप, या 1 जंप के बाद डायरेक्ट, 2 जंप के बाद डायरेक्ट, 3 जंप के बाद डायरेक्ट, इससे ज़्यादा और क्या ही ऑप्शन होंगे, सारे ऑप्शन रख दिए। तो वो देखो, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो एक अलग वेवलेंथ निकलेगी, फिर यहाँ से आएगा तो अलग वेवलेंथ निकलेगी, समझ में आया ना। अगर मान लो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप किया तो इनके बीच का एनर्जी गैप निकलेगा ना, यहाँ से यहाँ आया तो इनके बीच का एनर्जी गैप एक बार निकलेगा, और फिर जब यहाँ से आएगा तो उनके बीच का एनर्जी गैप निकलेगा, कुल मिला के होगा उतना ही टोटल। यहाँ से अगर यहाँ आता है तो इन दो के बीच का एनर्जी गैप, फिर यहाँ से आता है तो इनके बीच का एनर्जी गैप, समझ में आ रहा है ना ये चीजें। ये पूरा निकलेगा, यहाँ से आता है तो ये और फिर ये अलग रहेगा, यहाँ से आता है तो ये और ये अलग, यहाँ से आता है तो ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा। तो ये जो वेव्स निकल रही है इन्हीं को तो स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कितनी टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल सकती है, ठीक है। तो हाँ, मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है देखो, या तो ऐसे गिन लो कि एक ये, दूसरा, तीसरा, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए ना। तो पहली कौन सी हो गई अपनी, ये, दूसरा, तीसरा, ये चौथी, पांचवा, ये छठा और ये सातवां, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक ये भी छूट रहा है, ऐसे भी तो आ सकता है ना, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई थी अभी सारी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7, कोई सी रिपीट नहीं हुई थी, ठीक है। अब ये इसके जैसी सेम है ना, हाँ, जो ये इसके जैसी सेम है तो ये तो नहीं गिनूंगा,
और ये वाली इसके जैसी सेम है तो ये नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन ये दो तो अलग है ना, कभी नहीं आई, तो इन दो को और गिनना पड़ेगा उनके अलावा, 8 के अलावा, तो टोटल 10 हो गए ना। ये वाली नहीं गिनूंगा ना बेटा, क्योंकि ये रिपीट हो रही है इससे, ये वाली इससे रिपीट हो रही है, तो 2 बार क्यों गिनूंगा सेम वेवलेंथ को, एक बार ही गिनना है। तो अगर जस्ट ऐसे पास पास वाले दे तो बना के भी गिन सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है कि कितनी लाइन्स लिख करती, मान लो मैंने बोल दिया 10 से आ रहा है, तो 10 से तुम ऐसे बनाने बैठोगे तो कितनी वेराइटी आ जाएगी, तो टाइम लगेगा गिनने में। तो उसके लिए एक फार्मूला क्या है, जो भी गैप है ना बेटा, सुन लो इधर, जो भी गैप है, मान लो मैंने बोला 5 से 1 में आ रही है, गैप कितने का है, 4 का, 4 में उससे एक ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 5 डिवाइड विथ 2, 4 का गैप है तो 4 इंटू 5/2, 10 का गैप है तो 10 इंटू 11/2, जैसे अपन ने उधर किया था ना एल्केन एल्केन एल्काइन में 2 बढ़ाया 2 माइनस किया, बस वैसे हैं। फॉर्मूला मत याद रखो, मैंने बोल दिया तुमको कि 5 से 3 में आ रही है, तो 5 से 3 का गैप कितना है, 2, तो 2 इंटू 3/2, उससे एक ज्यादा बढ़ा के और डिवाइड विथ 2, समझ गया ना। मैंने बोला 10 से 2 में आ रही है, तो 10 से 2 का गैप कितना, 8, तो 8 इंटू 9/2, उससे एक बढ़ा के डिवाइड 2 करना है। तो भाई फॉर्मूला ये लिखता है, सबसे कंफ्यूजिंग तो ये लिख देता है, n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। बात वही है ना, दोनों का गैप, गैप में एक जोड़ा डिवाइड विथ 2। इसी को थोड़ा और सिंपल बनाऊं तो ये गैप इंटू गैप प्लस 1/2, बट ऐसे वर्बली ज्यादा याद रहता है। मैंने बोला 7 का गैप आ रहा है तो 7 इंटू 8/2, क्लियर ना, उससे एक ज्यादा बढ़ा के डिवाइड विथ 2 कर देना। तो इस लाइन को हिंदी में लिख लेना कि जो भी गैप आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइन का, उसमें एक बढ़ा के, मतलब मल्टीप्लाई करके बढ़ा के और डिवाइड विथ 2, ये अपनी भाषा में लिख लेना, तो वो ज्यादा याद रहता है कंपेयर टू ए फॉर्मूला वगैरह के, ठीक है। इसमें कितना 5 से 1 आ रहा था ना, तो 5 से 1 का गैप कितना है, 4, तो 4 इंटू 5/2, 5 4 जो 20, 20/2 10, और देखो 10 लाइन्स मिल भी रही थी अपने को यहाँ, क्लियर है। अब बेटा इधर, अब मैंने बोला तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना, ठीक है, कि यहाँ से 1 में आ रहा है जो भी है, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें तुम जो भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, उसमें सिर्फ थर्ड लाइन के कितना है, लाइमन बामर पास्चर के, वो पूछ रहा है सिर्फ पास्चन वाली लाइन कितनी है, तो वो कैसे निकालोगे, सिर्फ दोनों का माइनस करते हो। हायर कितनी, 5वीं, पास्चन कौन सा, तीसरा था, तो 5 - 3 कितनी, 2, तो 2 ही आ रही होगी इसमें, ये देखो 2 एरो ही आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर मैंने बोला कि लाइमन बामर में कितनी आ रही है, सब में से सिर्फ बामर की कितनी आ रही है, सारी नहीं गिननी है, सिर्फ बामर की, तो 5 में से 2 माइनस कर दूंगा 3, तो 3 एरो आ रहे होंगे, कहाँ आ रहे, आ ही नहीं रहे, 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आएगा ना, ये ऐसे भी तो आएगा ना, एक और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये किसी के सेम में जा रहा है क्या, ऐसा कुछ, मतलब ये भी एक वैरायटी है ना, तो हो गए ना, ये तो 2 सेम हो गए तुम्हारे, ये 2 सेम हो रहे हैं, हो गए ना थर्ड वाली ये। तो वही बोल रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज होगे कितनी बनानी है, हो सकता है और भी बन रही हो, अपने को नहीं दिख रही हो, क्लियर है ना। तो ऐसे लाइंस बना के तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि ये फॉर्मूले से निकाल लो, एग्जैक्ट सही आएगी, ठीक है। लाइंस में फिर भूल जाओगे कि हो सकता है यहाँ से यहाँ करवा दी, इधर इधर, और देखने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो बेटर है ये, या फिर पर्टिकुलर कोई सीरीज का पूछता है तो क्या करोगे, n2 - n', तो जहां से आ रहा है माइनस जिस लाइन का पर्टिकुलर पूछ रहा है, लाइमन का पूछ रहा है तो वो वाली लाइन का n1 लिख दो, बामर का पूछ रहा है तो वो लिख दो, पार्शियल ब्रैकेट प्रीफर नंबर है, जिसका पूछ रहा है वो लिख दो, क्लियर है। तो ये चीजें जो है ना, लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट प्रीफर, ये n = 5 तक तो अपने को एनर्जी भी याद है ना, 4 या 5 तक, तो इसीलिए मैंने बोला है कि ये फॉर्मूला नहीं भी लगा पा रहे हो ना, तो 5 तक की एनर्जी तो पता ही है, तो जो भी पूछा है कि इससे इसके बीच में, उनकी एनर्जी माइनस कर दो डायरेक्टली, तो E = hc/λ पूरा रखने की जरूरत ही नहीं है तुमको, सीधे ही आ जाएगा ना, डायरेक्ट जो अभी करवाया था मैंने वैसे, नहीं आया, आया ना, ठीक है, आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना बेटा इधर से आ रहा है ना, चलो यहाँ पे अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है, इससे ज्यादा थ्योरी में कुछ है नहीं, ठीक है। जितनी चीजें थी सारी लिखवा दी, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी तक के जितने अपन ने फॉर्मूलेस देखे हैं ना, वो सारे एक साथ लिख करके और उनसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, बस अब इसके बाद क्वेश्चन करवाने तो क्वेश्चन करवा के फिर फ्री कर दूंगा, क्लियर है।
चलो थैंक यू सो मच, मिटा रहा हूँ, फोटो ले लो बेटा। वैसे फॉर्मूला नहीं है कुछ, इसको करेक्ट कर लेना सब, ठीक है। ये वाली चीज करेक्ट कर लेना सारे, लैम्डा 2 लैम्डा 1, क्योंकि चेंज इन एनर्जी क्या है, E2 माइनस E1 है ना, तो E2 है तो उसका पहले 2 का लिखा और 1 है तो 1 का लिखा है, ये है। बाकी फॉर्मूला कहीं ऐसे अलग से लगेगा नहीं।